नमस्कार। खास खबर खास नज़र कार्यक्रम में आज बात कांग्रेस में एक बार फिर गूंजे बगावती सुरों की। बिहार में महागठबंधन की हार और कांग्रेस की बिग हार के बाद इस पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक बार फिर पार्टी की लीडरशिप के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बात को कहा है कि पार्टी को इस मामले में आत्मविश्लेषण करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आखिर क्यों एक एक कर राज्यों के चुनाव सहित उपचुनावों में पार्टी हार रही है। कपिल सिब्बल ने बिहार का जिक्र खास तौर पर किया, जहां महागठबंधन में कांग्रेस को 70 सीटों पर लड़ने का मौका दिया गया था और पार्टी केवल 19 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। सिब्बल के दायरे में गुजरात के वो चुनाव भी रहे, उपचुनाव, जहां कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली। लोकसभा के चुनावों का भी उन्होंने जिक्र किया पिछले, जिसमें पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर रहा था। और कपिल सिब्बल ने एक बात बहुत ख़ास तौर से कही है कि लोग अब कांग्रेस को विकल्प नहीं मान रहे हैं। बिहार के सिलसिले में उन्होंने कहा कि इस राज्य में लोगों ने आरजेडी को कांग्रेस से बेहतर विकल्प माना। और सिब्बल जिस स्थिति की बात कर रहे हैं वो बिहार या उत्तर प्रदेश के सिलसिले में कांग्रेस के लिए नई नहीं है। पिछले चुनाव में वहां लोगों ने कांग्रेस का विकल्प समाजवादी पार्टी को माना था और उसके पहले के तो चुनावों में लगातार कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस सहित भाजपा का भी विकल्प माना गया था। तमाम चीज़ों के बीच में सिब्बल ने टिप्पणी जो की है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पिछले 6 साल से इस तरीके की किसी भी हालत में कोई चिंतन करता हो, कोई इस बारे में विचार विमर्श करता हो। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी शायद बिहार के बावजूद भी यही मानकर हमेशा की तरह चलेगी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जो कुछ हो रहा है उसके पक्ष में है, जो कुछ है सारी चीज़ें ठीक हैं। कुल मिलाकर ये चीज़ कांग्रेस पार्टी के लिए भले ही केंद्रीय नेतृत्व के लिए चिंता की बात ना हो, लेकिन ये माना जा सकता है कि पार्टी में एक बार फिर सिंबॉलिक रूप से बगावत के स्वर उठने लगे हैं। हम आपको याद दिला दें, कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के उन 23 वरिष्ठ नेताओं में हैं जिन्होंने इसी साल अगस्त में सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में कहा गया था कि पार्टी के नेतृत्व को अपनी दशा और पार्टी की दिशा पर विचार करना चाहिए। पार्टी में आमूल चूल बदलाव की ज़रूरत है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पार्टी में बड़े बदलाव किए जाने चाहिए। इस पत्र ने कुछ समय हलचल मचाई, लेकिन जल्दी हुआ है कि जिन लोगों ने ये खत लिखा था उनके खिलाफ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसके बाद वरिष्ठ नेताओं ने चुप्पी साध ली थी और पार्टी को उसके हाल पर छोड़ दिया था। लेकिन बिहार चुनाव के बाद जो कुछ हुआ है उससे साफ जाहिर है कि एक बार फिर पार्टी के अंदर बगावत के स्वर गूंजने लगे हैं। कपिल सिब्बल यूं भी अपनी बात पूरी ताकत के साथ और तथ्यों के साथ रखने के लिए पहचाने जाते हैं और इस बार उनके कहे को पार्टी के सांसद कार्ति चिदम्बरम का साथ मिलने लगा है। कार्ति चिदम्बरम के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे, और उन्होंने भी रीट्वीट किया है कपिल सिब्बल के कहे को और उसके बाद उन्होंने कहा है कि पार्टी में कई किस्म के बदलाव किए जाने चाहिए। ये आत्मविश्लेषण का समय है, इंट्रोस्पेक्शन का समय है। जाहिर सी बात है कि सिब्बल जैसे तजुर्बेकार तो कार्ति चिदम्बरम जैसे युवा नेता ने भी अब पार्टी की बिहार में हार के बाद में बगावत के सुरों को मजबूती देना शुरू कर दिया है। इस सब का क्या असर होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि कांग्रेस में इस किस्म की परंपराएं कम हैं कि किसी वरिष्ठ नेता के कहे जाने के बावजूद यदि मामला गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व का हो तो उसका ज़्यादा कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है, उसका ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया जाता है, उस मामले पर कार्रवाई नहीं होती है, जैसा कि अगस्त में हुआ था। अगस्त का जो पत्र था उसमें भी काफ़ी गंभीर बातें कही गई थी, चिंता जताई गई थी पार्टी के हालात पर। बावजूद उसके हुआ ये था कि पार्टी के कई राज्यों के नेताओं के खिलाफ मुश्कें कसने जैसी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। अब सिब्बल के इस कथन के बाद सिब्बल का हमें बता दें, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू में इस किस्म की बातें कही हैं और उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से बात जो रखी है वो कहना है उनका
कि जो कांग्रेस में पिछले 6 सालों में किसी भी तरह का आत्मविश्लेषण नहीं हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पार्टी की लीडरशिप पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिहार चुनाव में प्रदर्शन पर पार्टी का कोई रुख सामने नहीं आया है। ऐसा लगता है कि पार्टी मान रही है कि सब कुछ ठीक है। इंटरव्यू में सिब्बल ने यह भी कहा कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश में जहां जहां भी चुनाव और उपचुनाव हुए हैं वहां लोग कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। इस विषय पर आगे चर्चा के लिए सीधे चलते हैं स्टूडियो में, जहां हमारे साथ हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु जी, एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल प्रकाश भटनागर जी से मैं करना चाहूँगा। भटनागर जी, सिब्बल ने जो कुछ कहा है लगभग इसी किस्म की बातें अगस्त में भी कही गई थी। 23 नेताओं ने खत लिखकर भेजा था और उसके बाद में उनमें से ही कई नेताओं के खिलाफ कांग्रेस आला कमान ने कार्रवाई कर दी थी। माना जा रहा था कि इसके बाद विरोध के स्वर मंद पड़ जाएंगे, लेकिन सिब्बल का ये वाला कथन क्या ये दिखा रहा है कि अब स्थितियां बेकाबू होती जा रही और कांग्रेस जनों का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका है? वो नहीं हुआ है, लेकिन एक बात ये स्थापित हो गई है कि कांग्रेस को जिस से जान मिलती थी उस परिवार का करिश्मा भारत की राजनीति से लगभग खत्म होता जा रहा है। गांधी परिवार जो है कांग्रेस को एक सूत्र में बांधे रखता है, ऐसा कांग्रेस ही मानते हैं, क्योंकि और कोई लीडर कांग्रेस के पास ऐसा नहीं है और कोई ऐसा व्यक्तित्व कांग्रेस के पास नहीं है। इतने सालों की राजनीति में कांग्रेस गांधी परिवार के इर्द गिर्द रही है। खुद सोनिया गांधी को 20-21 साल कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व संभालते हुए हो गए। बीच एक छोटे से टर्म के लिए राहुल गांधी जरूर कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। तो आप इससे इस पार्टी की हालत का अंदाज लगा सकते हैं। और बिहार में जहाँ पे अभी इन्होंने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था, वहाँ ये 19 सीटें जीत पाए। पिछली बार जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था तो ये 50 सीटों में से 27 सीटें जीत गए थे। तो तब भी वो राहुल गांधी का करिश्मा नहीं था। और अब तो बिहार में जहाँ पर अभी हाल हार हुई है, तो आरजेडी जो इनका गठबंधन था उसने भी राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल उठाए कि हमारी हार का कारण कांग्रेस और राहुल गांधी है। तो मुझे लगता है कि ये कपिल सिब्बल ने जो कहा है वो निश्चित तौर पे विचार करने वाली बात है। ये कांग्रेस के तमाम नेताओं को विचार करना चाहिए कि पार्टी निरंतर दुर्गति की ओर क्यों जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में अभी भी लोगों को लगता है, यहाँ पे दिग्विजय सिंह या कमलनाथ या कई सारे नेता ऐसे हैं जो सीनियर हैं और उन्हें लगता है कि गांधी परिवार से यदि हम हटे, हमारा नेतृत्व गांधी परिवार से हटा तो कांग्रेस बिखर जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर देश के हित में ये है कि कांग्रेस बिखर जाए, क्योंकि अब गांधी परिवार का करिश्मा अब दोबारा हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं लौटेगा रत्नाकर, ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ललित उपमन्यु जी, हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर। ललित जी, एक सवाल ये भी उठता है कि सिब्बल ने जो कुछ कहा उसमें मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में 19 सीटों पर कांग्रेस की हार का मामला भी शामिल था। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे मुख्य चुनाव हो चाहे उपचुनाव हम हारते चले जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो स्थिति है कांग्रेस की फिल वक्त, और जैसा कि हम शीर्ष नेतृत्व पे तो सवाल उठ ही रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठने लगे, तो सवाल ही उठता है कि पार्टी ऐसे हालात के बावजूद गांधी नेहरू परिवार के मामले में किसी बदलाव को स्वीकार करने की रिस्क क्यों नहीं ले पा रही है? देखिए, गांधी परिवार का करिश्मा तो केवल राहुल गांधी के कार्यकाल पे हम ना जाएं, और अगर हम थोड़ा सा अतीत में जाएंगे तो बहुत सालों से क्रमशः, चाहे वो राजीव गांधी रहे हो, इंदिरा गांधी रहे हो, इनके कार्यकाल से ही धीरे धीरे कांग्रेस का प्रभाव शुरू हो गया था। किसी जमाने में अगर आपको याद होगा तो कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, ये प्रदेश जो है वो बड़े सुरक्षित माने जाते थे कांग्रेस के लिए। और ये कब इनके हाथ से निकल गए, कब इनका करिश्मा खत्म हो गया, ये किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तब शायद इसको उन्होंने इत्तेफाक समझा था कि एक राज्य चला गया, ठीक है। बाकी आंध्र तो इतना सुरक्षित माना जाता था कि इंदिरा गांधी खुद वहां जाके मेडक से चुनाव लड़ी थी, और इसी तरह कर्नाटक। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी का उद्भव हुआ, पहले कर्नाटक से दखल हुए, फिर आंध्र में स्थानीय पार्टियों ने इनको, तो ये कांग्रेस ने बहुत पहले से ही, मेरा जिसको अपन अगर मुहावरे की भाषा में कहें तो रेत में अपना सिर दबा लिया है कि कुछ देखना नहीं क्या हो रहा है। एक एक करके उनके पास से स्टेट जाती जा रही हैं, और ये राहुल गांधी कहे या कोई और गांधी कहे,
ये सभी के कार्यकाल में सतत पराभव रहा है। ये जरूर बीच में छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या राजस्थान में उनको सरकार बन गई थी तो थोड़ा सा उनको ऑक्सीजन मिल गया था। बाकी ओवरऑल अगर आप बात करें तो कांग्रेस तकरीबन सभी राज्यों में दोयम या तीसरे दर्जे पे पहुंच गई है और गिड़गिड़ाना पड़ता है उन्हें किसी दूसरे दल से गठबंधन करने के लिए, जबकि किसी जमाने में वो लीड करती थी और दूसरे दल उनसे गठबंधन के लिए आग्रह करते थे। तो वो परिस्थितियां पूरी बदल गई हैं और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं जो अभी दिल्ली में या जहां भी है वो साहस नहीं कर पा रहे। अभी भी वो इस भ्रम में है या उनको ये लग रहा है कि शायद जब भी वो गांधी परिवार का चमत्कार फिर लौटेगा। वो कभी सोनिया गांधी से उम्मीद करते हैं, फिर जब सोनिया गांधी से मनमाफिक नतीजा नहीं मिलता तो उनका विश्वास राहुल पे शिफ्ट हो जाता है। फिर जब राहुल फेल होने लगते हैं तो अभी उनका विश्वास कहीं न कहीं प्रियंका पे शिफ्ट हो गया। तो वो ये एक अपने अंदर उन्होंने खुद का एक फोबिया पाल रखा है कि गांधी ही हमें वो कर सकते हैं, जबकि हमें देखना पड़ेगा कि बगैर गांधी के भी अर्जुन सिंह हो या नरसिम्हा राव हो, उन्होंने बहुत अच्छी कांग्रेस चलाई है और उस समय भी कांग्रेस जीती है कई राज्यों में। जी तो जी थोड़ा सा कपिल सिब्बल अगर कह रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि एक वक्त है गांधी मुक्त होने का कांग्रेस को, अगर नेता साहस कर ले तो। जी जी मुझे लगता नहीं कि साहस कर पाएंगे। जी, निश्चित रूप से वाकई में अगस्त के घटनाक्रम के बाद से तो यही लगने लगा था। सिब्बल की आवाज़ से कुछ जो कांग्रेस के वाकई वेल विशर्स हैं उनको शायद कुछ उम्मीद जगी, क्योंकि मनोज जी थोड़ा सा एक मज़ाहिया चीज़ है, लेकिन सिमी गरेवाल अपने दौर में जो फिल्म अभिनेत्री रही हैं, इंटरव्यू बेस्ड उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए थे। उन्होंने पहला वो प्रोग्राम किया राज कपूर साहब के साथ और प्रोग्राम टेलीकास्ट होने से पहले पहले ही राज कपूर की हालत ख़राब हो गई, उनके निधन हो गया। उसके बाद उन्होंने राजीव गांधी के साथ वो प्रोग्राम किया, वो भी कुछ समय बाद नहीं रहे। फिर कहा जाता है कि उन्होंने दिलीप कुमार को अप्रोच किया और दिलीप कुमार ने इन दो घटनाओं के चलते कहा था कि नहीं, मुझे आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं होना है। कांग्रेस की स्थिति क्या ऐसी होती चली जा रही? यूपी में हाथ मिलाया अखिलेश यादव से तो वो बेचारे कहीं के नहीं रहे, कहाँ सरकार बनाने चले थे। इसके बाद में बिहार में लगातार इस बार जो हुआ है पार्टी आरजेडी जो कोस रही है बिल्कुल कांग्रेस को वहाँ पर खुलकर कि इनको हमने 70 सीटें दी और ये केवल 19 सीटें जीत सके, इन्होंने कोशिश ही नहीं की जीतने की। तो क्या धीरे धीरे कांग्रेस राजनीतिक रूप से अनटचेबिलिटी की स्थिति में आती जा रही है क्या? देखिए रत्नाकर जी, बिल्कुल जो आपने कहा है, लेकिन ये उन दलों को भी सोचना चाहिए क्योंकि ये तीसरा मौका है। अभी हाल के कुछ दिनों की अगर हम बात करें, कुछ सालों के अंदर हमने यूपी विधानसभा में देखा कि अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हुए राहुल गांधी, साइकिल पंचर हो गई। राहुल गांधी ने इसके बाद हाथी पर सवार हुए लोकसभा में, हाथी चौथे नंबर पर जाकर पिछड़ गया। लालटेन का तेल राहुल गांधी की पार्टी ने भी हमने देखा बिहार में निकाल दिया अभी कुछ दिन पहले ही, और आज जो है नीतीश कुमार शपथ ग्रहण भी कर रहे हैं। तो इन पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना होगा कि जो राज्यों में प्रभावी हैसियत में, यूपी की बात करें अखिलेश मायावती प्रभावशाली हैसियत में है, बिहार में बात करें आरजेडी एक बड़ा दल था। अभी हमने देखा था कि 5 साल पहले जब वो अलग होकर चुनाव लड़े थे तो उन्होंने नीतीश और आरजेडी ने मिलकर सरकार बना ली थी, तो उनका वोट बैंक है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के साथ वो फिर से गए तो वो चुनाव जीता हुआ चुनाव वो हार गए। तो ये बाकी पार्टियों, पश्चिम बंगाल में वाम दलों को सोचना चाहिए कि जब वाम दल और कांग्रेस मिलकर साथ लड़े, वाम दलों को तो पश्चिम बंगाल में फ़ायदा हुआ, लेकिन कांग्रेस की कीमत पे अगर उनको देखें तो दोनों का बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हुआ और अब पश्चिम बंगाल का चुनाव सामने है। तो ये उन पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए कि कांग्रेस अब जिन जिन के कंधे पर सवार हो रही है वो ऐसा बेताल बन रही है जो विक्रम को हमेशा संकट में डालता रहेगा। दूसरी बात करें, ये तो उन राज्यों की बात कर रहे हैं हम, ये 2 या 3 जहाँ कांग्रेस पिछले 2-2.5 दशक से तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी। लेकिन चिंता की बात गुजरात की है कि गुजरात में 8 विधायक इस्तीफा देते हैं, राज्यसभा में बीजेपी को फायदा पहुंचता है, वो 8 के 8 विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, 8 चुनाव बीजेपी जीतती। लेकिन संकट, चिंता की बात कांग्रेस के लिए है कि उनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाती है। ऐसे राज्य में जहाँ दोनों बड़े पॉलिटिकल पार्टी है केवल, और बीजेपी और कांग्रेस, कोई तीसरा दल प्रभावशाली स्थिति में नहीं, इक्का दुक्का निर्दलीय या कुछ छोटे दल छोड़ दे। तो अगर उन 2 दलीय व्यवस्था वाले राज्यों में भी कांग्रेस के अगर 8 में से 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो रही है लगभग 50% के आसपास, तो ये कांग्रेस की चिंता की बात है। यूपी के 8 उपचुनाव हुए जो विधानसभा के, उनमें से 3 सीटें ऐसी थी जहाँ कांग्रेस को 2% वोट मिले, जो कि कई निर्दलियों से बदतर स्थिति में। इससे अच्छा होता था कि कांग्रेस अगर वो प्रत्याशी वो निर्दलीय लड़ लेते तो शायद इससे ज़्यादा वोट वो ले आते। तो ये सारी वो चीज़ें जिसमें कांग्रेस नेता तो सोच नहीं रहा, और जबकि हल्ला मचाया जा रहा। पहले राहुल गांधी केरल गए, उत्तर प्रदेश में अमेठी में हार गए,
प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है, कहा जा रहा है कि बहुत संभावना वाली नेता हैं। तो ये जो नतीजे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 2022 में भी जब विधानसभा के चुनाव होना है या 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होगा, तब आज की स्थिति में देखें तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है। तो हो सकता है कि वो 5वें 6ठे 7वें नंबर पर हो सकता है, अगर अकेले लड़े तो वहाँ हमको दिखेगी। जी जी, निश्चित रूप से प्रकाश जी, जब इतना सारी चीज़ें खुल के सामने हैं, हम फैक्ट्स की बात कर लें, हम फिगर्स की बात कर लें, हम लोगों की क्षमताओं की बात कर लें। प्रियंका गांधी एक्सपोज हो गई, पिछले चुनाव में उन्होंने यूपी की कमान संभाली तो पार्टी अमेठी सीट तक हार गई, एक ही सीट पर जीत पाई, वो भी सोनिया गांधी का जो कुछ भी वहाँ पे करिश्मा चल गया हो। इतने सारे फैक्ट फिगर्स उदाहरणों के बावजूद अगर ये माना जा रहा है कि हम व्यक्ति पूजा ही करते रहेंगे, हम गांधी नेहरू परिवार के बगैर आगे नहीं चल सकते, तो ये कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है या कांग्रेस के नेताओं को इस बात की कोई चिंता नहीं कि पार्टी कमज़ोर हो रही है, बल्कि वो तो दिल्ली दरबार की नज़र में अपने नंबर बढ़वाने में लगे हुए हैं? देखिए, मुझे लगता है रत्नाकर के कांग्रेस में सभी तरह के सिस्टम लगभग खत्म हो गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन लगभग नहीं है, चाहे दिल्ली से लेके यहाँ तक जो गांधी परिवार चाहे वो है। अब मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जैसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा गया, जिनका मध्य प्रदेश में कोई ज़मीनी आधार नहीं है, जिन्हें मध्य प्रदेश की ज़मीनी राजनीति की समझ नहीं है, लेकिन वो मध्य प्रदेश के नेता हैं। मध्य प्रदेश में जो आदमी केवल छिंदवाड़ा लोकसभा सीट तक सीमित रहा हो, वो मध्य प्रदेश का नेता हो गया, उन्हें भेजा। फिर जैसे तैसे सरकार बनी, सरकार बनने के बाद ये सरकार चलाने की जवाबदारी उस नेता की, जिन्हें कहा जाता था कि वो बड़े प्रबंधन के माहिर हैं। तो जितने प्रबंधन के माहिर हैं उनका प्रबंधन क्या था ये हमने सबने देखा मध्य प्रदेश में। और अभी जो बोल रहे थे मनोज के गुजरात के अंदर ये, वो हमने मध्य प्रदेश में देखा कि 27 कांग्रेस की सीटें थी, उसमें से 19 सीटें बीजेपी ने छीन ली उससे। जो लोग कांग्रेस से आए थे वो बड़े आराम से भारी अंतर से चुनाव जीते हैं। ललित जी बता रहे थे कि तुलसी सिलावट शायद 10-1 हज़ार के मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। जीतेंगे ये कहा था, लेकिन इतने मार्जिन से जीतेंगे। इसी तरह से हमने गोविंद राजपूत को देखा, प्रभुराम चौधरी 63,000 वोटों से। तो कांग्रेस है कहाँ पे आखिर? तो लेकिन कांग्रेस को कभी भी पहचान का संकट नहीं है हिंदुस्तान में, कांग्रेस को समर्थकों का संकट नहीं है, संकट है नेतृत्व का और ऑर्गेनाइजेशन का। तो मुझे जब लगता है कि जब तक आप जमीन से संघर्ष करके आने वाले नेताओं को तवज्जो नहीं दोगे, तब तक कांग्रेस अब खड़ी नहीं हो सकती। हो क्या रहा है कि जो कांग्रेस का नेता है वो अपने पुत्रों को, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है। तो जो गांधी परिवार से जो सीख मिल रही है उसको पूरी कांग्रेस ने बिना लाग लपेट के अपना लिया है। और जो बंद मुट्ठी वाला जो किस्सा होता था कि बंद मुट्ठी लाख की, तो अब कांग्रेस की सभी मुट्ठियाँ खुली हुई है, अब उसके पास कोई बंद मुट्ठी नहीं है। प्रियंका गांधी भी सामने आ चुकी थी पिछले चुनाव में। अब राहुल गांधी को तो हम देख ही रहे हैं 2004 से लगातार। सोनिया गांधी ने जब राजनीति में पदार्पण किया था और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई थी, तो उसे सोनिया गांधी का चमत्कार माना गया। लेकिन किस हिसाब से माना गया है मेरा आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस की सीटें तब 140 की 40 ही थी यथावत, और बीजेपी की सीटें उससे थोड़ी सी कम हो गई थी, 4 सीटें बीजेपी की कम आई थी। तो बीजेपी और उसके सहयोगी चुनाव आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस तो चुनाव नहीं जीती थी। कांग्रेस को सोनिया गांधी ने 140 तक स्थिर करके रखा था, ये सोनिया गांधी की सफलता थी। लेकिन इससे कांग्रेस का कोई प्रभाव बढ़ गया तो आप वो देखेंगे लगातार गिरते ही चला जा रहा है। 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी की गलतियों के कारण, नेतृत्व के चयन के कारण कांग्रेस 200 सीटें पार कर पाई थी। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि वो 2 अंकों में सिमट गई, जो उसकी वास्तविक संख्या थी। वो शायद 2004 से लेकर 2009 तक भी स्थिति यही होती। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को तो बहुत विचार करने की ज़रूरत है और बहुत काम करने की ज़रूरत है। जी जी, ललित जी, मध्य प्रदेश की बात करें, देश की बात करें और दिल्ली दरबार की अगर बात कर रहे हैं, कांग्रेस में इस वक्त जो एक खालीपन नज़र आ रहा है, जो ये दिख रहा है कि नेतृत्व के नाम पे काफ़ी जड़ता की स्थिति, काफ़ी शून्यता की स्थिति है। किन नेताओं में आप एक आइस ब्रेकिंग की ऐसी क्षमता देखते हैं जिन्हें यदि मौका दिया जाए तो कपिल सिब्बल जिस तरीके का चेंज चाह रहे हैं पार्टी में, या इस पार्टी को जो लोग मानते हैं कि सुधार के लिए कुछ चीज़ें उठानी चाहिए, तो कौन सा ऐसा चेहरा फिलवक्त कांग्रेस में आपको नज़र आता है जो इस सिचुएशन को ब्रेक कर सकता है यदि उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए? तो देखिए, मेरा मानना यह है कि गांधी परिवार ने कभी भी कांग्रेस में ऐसे हालात ही पैदा नहीं किए कि उनके समकक्ष कोई ऐसा नेतृत्व बन जाए जो देश को संभाल ले। ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि स्थानीय स्तर पे इक्का दुक्का नेता, कहीं मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को उन्होंने आगे बढ़ने दिया थोड़ा बहुत, या छत्तीसगढ़ में, या अशोक गहलोत को राजस्थान में बढ़ने दिया। तो इस तरह से तो वो जरूर किसी को बढ़ने देते हैं,
लेकिन ऐसा कोई नेता जिसमें जरा भी उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व के सिम्टम्स नजर आते हैं, उसको वो किसी न किसी बहाने से या तो राज्य में लौटा देते हैं या उसे मूल धारा से अलग कर देते हैं, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ। और उसी वजह से ये कांग्रेस जो सारा परिणाम भुगत रही है, वो उसकी वजह ये है, अगर वो सिर्फ बीजेपी को कॉपी कर लें इस चीज में, कि बीजेपी जिस तरह से अपनी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, आज ही आप बिहार का उदाहरण लीजिए कि उन्होंने 15 साल पुराने परंपरागत उप मुख्यमंत्री को एक झटके में 15 मिनट के अंदर घर बैठा दिया, सिर्फ इसलिए कि उनको ये पता है कि 2024 में हमें बिहार में शायद अपने बूते पे लड़ना पड़े या बड़े भाई का रोल मानना पड़े। तो उन्होंने सारे जातिगत समीकरण बिठाए, सारे धर्म जो भी उनके समीकरण है वो बिठाए, और उन्होंने 2 नए उप मुख्यमंत्री पैदा किए। तो कांग्रेस ये कभी होने नहीं देती है। प्रदेश स्तर पे तो वो नेता बनने देती है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पे किसी का उदय आज तक ना इंदिरा गांधी ने होने दिया, ना राजीव गांधी ने होने दिया, और ना राहुल या सोनिया गांधी ने होने दिया। कई बार कोशिश हुई, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रकाश जी और मनोज जी भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, कि जब इंदिरा गांधी के समय अर्जुन सिंह या कमलापति त्रिपाठी या नरसिंह राव ने जब सिर उठाया था, तो किस तरह से उनका राजनीतिक दमन किया गया था, किस तरह से उनका वध किया राजनीतिक तौर पे, वो हमें सबको पता है। तो ये परंपरा कांग्रेस में चली आ रही है। वो कोई भी ऐसा नेता पैदा ही नहीं हो सकता दिल्ली में जिसको वो अपने समकक्ष गांधी परिवार माने। अभी भी आप जो बात उठा रहे हैं, अगस्त में जिन्होंने 23 लोगों ने लेटर लिखा था, आज फिर कपिल सिब्बल बोले, तो आप देखिए ये बहुत क्रमशः इन लोगों को बहुत तरीके से चुप कर दिया जाएगा। और ये खुद भी जो आवाज उठा रहे हैं, ये खुद भी इतने बड़े लीडर नहीं है। हम भी समझते हैं कि ये भी, जिस तरह से रत्नाकर जी आपने भी कहा कि ये दिल्ली दरबार के नेता हैं, तो कोई भी ऐसा एक चेहरा कांग्रेस में जो राष्ट्रव्यापी जिसकी स्वीकृति हो, वो कम से कम नहीं है, जैसा कि बीजेपी या अन्य दलों में, खासतौर से बीजेपी में, कि आप एक साथ, आप अभी योगी को भी अगर मैदान में उतार देंगे तो शायद वो 60-70% राष्ट्रव्यापी स्वीकृति ले लें आदित्यनाथ को। लेकिन कांग्रेस में ये बड़ी समस्या है कि गांधी पे शुरू होती है और गांधी पे खत्म हो जाती है, और इसी का परिणाम है कि ये जो गांधी के कारण जो हश्र हो रहा है, वो कांग्रेस का हश्र हो रहा है। कोई नेता उसको पैचवर्क भी नहीं कर सकता, उस स्थिति में ही नहीं है। जी जी, अब वो पैचवर्क तो ठीक है, यहाँ तो पूरी थिगड़ा लगाने की नौबत आ रही, जिस हिसाब से पार्टी की हालत लगातार खराब होती चली जा रही। मनोज जी, इसको जो ऐसा कई बार लगने लगता है कि जो नरेंद्र मोदी ने एक दौर में नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सहायक तो ये गांधी नेहरू परिवार ही होने जा रहे हैं इस नारे के उसमें, क्योंकि अगर आप सुधारवादी रवैया नहीं अपनाएंगे, जड़ता की स्थिति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, मनमानी की हद तक आप, जैसा कि ललित जी ने भी अभी कहा कि पूर्व में अर्जुन सिंह या कमलापति त्रिपाठी के साथ जो हुआ था वो इन लोगों के साथ भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में इस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर क्या और कब तक अस्तित्व आप देखते हैं? देखिए, अस्तित्व की बात करें रत्नाकर जी, जैसे भटनागर जी ने भी कहा कि एक ऐसी पार्टी है वो जिसको पहचान का संकट नहीं है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि भले वो 9 सीट जीते, लेकिन उनका वोट परसेंट जो बना हुआ 30 से 35% वोट, कोई भी खड़ा हो जाए तो जिन राज्यों में उनका प्रतिशत बना हुआ वो वहाँ भी संभाल नहीं पा रहे हैं, और जहाँ खत्म हो गया वहाँ उसको बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, उसी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि जब कांग्रेस ने 20 लोकसभा सीटें जीती थी तो राहुल गांधी का चमत्कार कहा गया था। उसी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं तो वो ईवीएम पर दोष दे दिया जाता है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण। और जो आपने कहा कि पेचवर्क और थेगड़े की, तो हमने देखा जो नई टेक्नोलॉजी में अगर मजबूत सड़क बनाना है तो पिछली सड़क को जेसीबी से सड़क को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, नया बेस बचाया जाता है, नए तरीके से कोटिंग की जाती है ताकि वो नई सड़क मजबूत बने। तो ये प्रोसेस कांग्रेस को भी अपनाना पड़ेगा। और रही बात कपिल सिब्बल की, तो उन्होंने तो पहले भी जब राजस्थान संकट था तब भी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि क्यों उसके घोड़े अस्तबल छोड़कर भाग रहे हैं। तो एक बड़ी बात यह थी कि उन्होंने घोड़े छोड़ने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने ये इशारा किया था कि गधे जो है वो उसी अस्तबल में बंधे हुए हैं। तो उसका भी कुछ विचार कांग्रेस को करना चाहिए कि ये नौबत क्यों आ रही कि गधे क्यों नहीं छोड़ के जा रहे, घोड़े क्यों भाग रहे हैं। ये वही कपिल सिब्बल है कि जब 2G स्कैम हुआ था, जब कोल घोटाला हुआ था, तो जीरो लॉस थ्योरी भी उन्होंने दी थी। तो चूंकि बड़े वकील हैं तो कई सारी थ्योरी उनके पास है, लेकिन वो ये बता रहे कि आत्ममंथन होना चाहिए। वो कोई एक रोड मैप नहीं दे रहे हैं। AK एंटोनी ने दिया था चुनाव में हारने के बाद, लेकिन कांग्रेस इतनी ज़्यादा प्रो सॉफ्ट हिंदुत्व में चली गई कि जो उनका कोर वोट बैंक पर है मुस्लिम, वो उनसे छिटक गया। आप बिहार का नतीजा देखिए, ओवैसी की नई पार्टी आती है, वो 5 सीटें जीत लेती है, AIMIM। लेकिन कांग्रेस की स्थिति बुरी है। वोट बैंक अगर देखें सीटों को मुकाबले तो उनका परफॉर्मेंस जो है कांग्रेस से बेहतर है। तो भले एक सीमित पॉकेट में वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक उनको पता है कि उनका वोटर कौन है। कांग्रेस के पास भी संकट नहीं था। एक समय आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, ये कोर वोट बैंक हुआ करता था, दलित। हमने देखा मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में ये कांग्रेस के साथ गया तो सरकार बन गई, भले वो उसको संभाल नहीं पाए। 2020 में देख रहे हैं ये तीनों फिर से उनसे छिटके हैं,
तो नतीजा सामने दिख रहा। तो कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि उसको किस एजेंडे पर चलना, सेकुलर बनना है, सॉफ्ट हिंदुत्व पे जाना है, या जैसी मूल कांग्रेस है वैसे चलना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए उनको ये तय करना होगा कि उसकी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना होगी कि जिन लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, जिनको फ्री हैंड दिया गया था, उन्होंने उसका जो ऐसे नतीजे दिए हैं उसके हिसाब से उनकी जवाबदेही तय हो। हमने देखा कि अशोक गहलोत को उन्होंने फ्री हैंड दिया था, अशोक गहलोत ने सरकार बचा ली। फ्री हैंड हमने देखा कमलनाथ को भी दिया था, उन कमलनाथ को जिनके बेटे के टिकट को लेकर राहुल गांधी तंज कसते हैं, लेकिन राहुल गांधी हाशिए पे चले जाते हैं, कमलनाथ उनकी बात सुनते नहीं हैं। उपचुनाव में अपनी पसंद के टिकट बांटते हैं, सरकार से बाहर हो जाते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि 2023 तक मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। यानी क्षेत्रीय छत्र या तो कांग्रेस ने खत्म कर दी, या जो बचे हैं वो केंद्रीय नेतृत्व को नहीं सुन रहे, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो जो अपने दम पर चुनाव जिताते हैं और अपने दम पर सरकार बनाते हैं। तो ये दोनों तरह के छत्र कांग्रेस के लिए परेशानी है। एक वो जो मनमर्जी से कर रहे हैं, नेतृत्व की नहीं सुन रहे हैं, और दूसरे वो जिनको नेतृत्व में खत्म कर दिया है। जी जी, निश्चित रूप से तो नेतृत्व ने ख़त्म कर दिया है और अब मांग उठ रही है उसी नेतृत्व को बदले जाने की। हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर, सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु जी और पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी। तो आज का कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक बार हम फिर आपको याद दिला दें कि कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि कांग्रेस को अब आत्ममंथन की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। सिब्बल ने कोई नई बात नहीं कही है, यही बात वो बीते अगस्त महीने में कह चुके हैं। अगस्त वो महीना जिस महीने में इस देश की आज़ादी का पर्व मनाया जाता है, उसी महीने में सिब्बल सहित कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी को गांधी नेहरू परिवार से आज़ाद करने की कोशिश की थी, लेकिन उन सभी का ऐसा दमन किया गया था कि उसके बाद से लेकर अब कहीं जाकर एक बार फिर इस तरीके की आवाज़ उठी है। ये आवाज़ क्या असर दिखाएगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सिब्बल ने एक बार फिर बगावत का सिंबल अपने सामने रख दिया है और पार्टी नेतृत्व के लिए आने वाले समय में शायद कुछ असुविधाजनक स्थिति बन सकती है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।